हर चीज़ बदल जाती है सिवाय नाइयों के तरीकों के और नाइयों की दुकानों के माहौल के। ये कभी नहीं बदलते। जो कुछ एक शख्स पहली बार नाई की दुकान में दाखिल होता है तो वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, होने पर तजर्बा करता है। वही तजर्बा उसे ज़िंदगी के आखिर तक नाइयों की दुकानों में होता रहता है। आज सुबह हसब मामूल में शेव करवाने गया। जोन्स स्ट्रीट से एक आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और मैं मेन स्ट्रीट से। ये वही बात है जो हमेशा होती है। मैंने जल्दी करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो मुझसे एक कदम है पहले अंदर दाखिल हुआ और मैं उसके पीछे पीछे अंदर गया। मैंने देखा कि उसने वाहिद खाली कुर्सी पर कब्जा कर लिया जो सबसे अच्छे नाई के पास थी। ये हमेशा ऐसा ही होता है। मैं कुर्सी पर बैठ गया इस उम्मीद के साथ कि शायद मुझे बाकी दो नाइयों में से बेहतर नाई की कुर्सी मिल जाए, क्योंकि वो पहले ही अपने गाहक के बालों में कंघी करना शुरू कर चुका था, जबकि इसका साथी अभी तक अपने गाहक के बालों में तेल लगाने और चमकाने में मसरूफ था। मैंने सूरताल को बड़ी दिलचस्पी से देखा। जब मैंने देखा कि नाई नंबर 2 नाई नंबर 1 पर सबकत ले रहा है तो मेरी दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। जब नाई नंबर 1 ने एक नए आने वाले के लिए गुसल के टिकट की बकाया रकम वापस करने के लिए काम रोक दिया और दौड़ में पीछे रह गया तो मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। जब नाई नंबर 1 ने दोबारा रफ्तार पकड़ी और दोनों नाई अपने गाहकों के चेहरों से तौलिया हटाने और पाउडर झाड़ने लगे और ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि कौन पहले अगला कहेगा, तो मेरी सांसें बेयकीनी में थम गई। लेकिन जब इस क्लाइमेक्स के लम्हे में नाई नंबर 1 ने अपने गाहक की भनुओं में कंघी चलाने के लिए रुक गया तो मैंने देखा कि वो एक लम्हे की वजह से दौड़ हार चुका है। मैं गुस्से में उठ खड़ा हुआ और दुकान छोड़ दी ताकि नाई नंबर 2 के हाथों में ना आ जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर वो हौसला नहीं जो एक आदमी को इस काबिल बनाए कि वो इंतज़ार कर रहे नाई की आंखों में देखकर उसे ये कह सके कि वो उसके साथी की कुर्सी के लिए इंतज़ार करेगा। मैं 15 मिनट बाहर रहा और फिर बेहतर किस्मत की उम्मीद लिए दोबारा अंदर गया। जाहिर है कि अब तमाम कुर्सियां भरी हुई थीं और 4 आदमी अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे थे, खामोश, गैर दोस्ताना, परेशान और बोरियत का शिकार, जैसा कि नाई की दुकान में अपनी बारी का इंतज़ार करने वाले मर्द उमूमन होते हैं। मैं एक पुराने सूफे के आहनी हत्थे वाले खाने में बैठ गया और वक्त गुजारने के लिए दीवार पर लगे फरीम शुदा इश्तिहारात पढ़ने लगा जो बाल रंगने और डाई करने की मुख्तलिफ जाली अद्वियात के बारे में थे। फिर मैंने ज़ाती बैरम की बोतलों पर चकनाई से भरे नाम पढ़े, ज़ाती शेव के कपों के खानों में लिखे नाम और नंबर देखे, दीवारों पर लगे सिस्ते, धंधले और ख़राब तस्वीरों का मुताला किया जिनमें जंगों के मनाजिर, इब्तिदाई सुदूर और नीम दराज दिलक्श सुल्तानाएं शामिल थी, और वो थकी हुई तस्वीर जिसमें एक नौजवान लड़की अपने दादा के चश्मे पहन रही है जो हमेशा बार बार नजर आती है। मैंने दिल में इन खुशबाश कुनारी परंदे और तंग करने वाले तोते को कोसा जो ज्यादातर नाई की दुकानों में मौजूद होते हैं। आखिरकार मैं है ने मीज़ के वस्त में बुखरी हुई पिछले साल की तस्वीरी पुर्चों में से सबसे कम खराब कागज तलाश किया और उनमें छिपे पुराने और भूले बुसरे वाक़ात की बेजा और गमराह कुन तफसीलात पढ़ने लगा। आखिरकार मेरी बारी आ गई। एक आवाज़ ने कहा, अगला, और मैंने खुद को जाहिर है कि नंबर 2 के हवाले कर दिया। हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे जल्दी है, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ, जैसे उसने ये बात पहले कभी न सुनी हो। उसने मेरा सिर ऊपर किया और उसके नीचे एक रुमाल रख दिया, फिर मेरी गर्दन पर अपनी उंगलियां गाड़ दी और वहां एक तौलिया बांध दिया। उसने अपने नाखनों से मेरे बालों का जायजा लिया और मशूरा दिया कि इन्हें तराशने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे बाल नहीं कटवाने। उसने दोबारा गौर से देखा और कहा कि मौजूदा स्टाइल के हिसाब से ये काफ़ी लंबे हैं, पीछे से ख़ास तौर पर थोड़ा सा तराशना बेहतर होगा। मैंने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ एक हफ्ता पहले ही बाल कटवाए हैं। उसने कुछ देर अमीक सोच में गुम होकर उन पर नज़र डाली, फिर हकारत भरे अंदाज में पूछा कि बाल किसने काटे थे। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, आपने। यहाँ मैंने उसे पकड़ लिया। फिर वो झाग तैयार करने लगा और आईने में खुद को देखने लगा। कभी कभी करीब जाकर अपनी ठोड़ी का तनकीदी जायजा लेता या किसी फंसी को देखता। फिर उसने मेरे चेहरे के एक तरफ अच्छी तरह झाग लगाई और दूसरी तरफ झाग लगाने ही वाला था कि अचानक कुत्ते की लड़ाई ने इसकी तौजह अपनी तरफ खींच ली। वो खिड़की की तरफ भागा और वहां रखा रहा जब तक लड़ाई खत्म न हो गई। इस दौरान उसने बाकी नाइयों के साथ शर्त में 2 शलंग हार दिए, जिससे मुझे बेहद खुशी हुई। इसने वापस आकर झाग लगाना मुकम्मल किया और फिर साबन को हाथ से मलने लगा। अब उसने अपनी इस तरह पुराने बैलेट पर तेज करना शुरू किया, लेकिन उसे खासी देर हो गई क्योंकि वो पिछली रात के एक सिस्ते नकाबपोश रक्स के बारे में होने वाले तनाज़े में उलझ गया। उसने उस महफिल में सरख कीमरक और नकली अरमन लबास में किसी बादशाह की तरह शिरकत की थी।
वो अपने साथियों की हंसी मजाक से इस कदर खुश था कि एक दोशीज़ा को अपनी दिलकशी से मुतासिर करने पर मजाक सहने का बहाना करके गुफ्तगू को तूल देने की कोशिश कर रहा था। ये मामला मजीद बढ़ा और उसने आईने में खुद को बार बार देखना शुरू कर दिया। इसने इस तरह नीचे रखा और बड़े एहतिमाम से अपने बालों को ब्रश करने लगा। पेशानी पर बालों का अल्टा मेहराब बनाकर चिपका दिया, पीछे एक बिल्कुल दरस्त लाइन बनाई और दोनों अतराफ के बालों को कानों के ऊपर एहतियात से आगे की तरफ ब्रश किया। इधर मेरे चेहरे पर लगा झाग खशक हो रहा था और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरी जल्द में सरायत कर रहा हो। अब उसने शियो करना शुरू की। मेरे चेहरे की जल्द को खींचने के लिए अपनी अंगुलियां गढ़ाएं और शियो के मुताबिक सहूलत के लिए मेरा सर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। जब तक वो मेरे चेहरे के सख्त हिस्से पर था मुझे ज्यादा तकलीफ ना हुई, लेकिन जब वो मेरी ठोड़ी पर रगड़ने, खींचने और छीलने लगा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने मेरे ऊपर वाले होंठ के कोनों को साफ करने के लिए मेरी नाक को हैंडल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी छोटे से वाक़े से मुझे पता चला कि दुकान में उसके फ़राइज़ में मिट्टी के तेल के लींप साफ करना भी शामिल है। मैं अक्सर सस्ती में सोचता था कि आया ये काम हिजाम करते हैं या दुकान का मालिक। इस वक्त के करीब मैं खुद को इस बात का अंदाज़ा लगाने में मशगूल कर रहा था कि इस बार वो कहाँ मुझे सबसे ज़्यादा काट सकता है, लेकिन वो मुझे पीछे छोड़ गया और चेहरे के नीचे वाले हिस्से पर चमचले के आखिर में काट लिया, जब तक कि मैं अपना जहन नहीं बना पाया था। उसने फौरन अपना इस्त्रा तेज़ किया। वो शायद पहले ही उसे तेज़ कर चुका होगा था। मुझे करीब से शू पसंद नहीं है और मैं उसे दूसरी मुरतबा मेरी जल्द पर चलाने नहीं देना चाहता था। मैंने उसे दरख्वास्त की कि अपना इस्त्रा वापस रखे, इस खौफ के साथ कि वो मेरी चेहरे की तरफ के हिस्से को काटने जाएगा जो मेरा सबसे हसास मकाम है, वो जगह जहां उस्त्रा एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि कई बार लगने से मसाइल पैदा करता है। लेकिन उसने कहा कि वो सिर्फ थोड़ी सी खरदरी जगह को हमवार करना चाहता है और इसी लम्हे उसने अपना इस्त्रा इस ममनुआ जगह पर फेर दिया और वो हमेशा के लिए, 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 हम बदनाम पंपल निशान एकदम अभर आए। जुलन पैदा हुई और जवाब दिया। अब उसने अपनी तौलिया में बेरम में भगोकर उसे मेरे पूरे चेहरे पर बेजारी से मारा, जैसे कोई इंसान कभी अपने चेहरे को ऐसे धोए। फिर उसने खश्क हिस्से से तौलिया से चेहरा खशक किया, जैसे कोई इंसान कभी अपने चेहरे को इस तरीके से खशक करे, लेकिन एक बार आपको ईसाई की तरह नहीं रगड़ता। फिर उसने तौलिया से बेरम को कटने की जगह पर लगाया, फिर पाउडर्ड स्टारच से जख्म को जकड़ा, फिर दोबारा बेरम से उस पर लगा दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने बगावत ना की होती और इनकार ना किया होता तो वो उसे हमेशा के लिए भगोने और पाउडर करने में लगा रहता। उसके बाद उसने मेरे पूरे चेहरे पर पाउडर लगाया, मुझे सीधा किया और मेरे बालों को सूच बचार से हाथों से गूंदना शुरू किया। फिर उसने शैम्पू की तजवीज़ दी और कहा कि मेरे बालों को सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने कहा कि मैंने कुल बाथरूम में उन्हें बहुत अच्छी तरह शैम्पू किया था। मैंने उसके इस जाल को एक और बार नाकाम किया। फिर उसने इस्मत का हेयर ग्लोरीफायर तजवीज़ किया और मुझे एक बोतल खरीदने की पेशकश की। मैंने इनकार किया। उसने नया परफ्यूम जून्स का डिलाइट ऑफ दी टाइल्ड तारीफ़ की और मुझे वो बेचने की तजवीज़ दी। मैंने दोबारा इनकार किया। फिर उसने मुझे अपने बनाए हुए टूथ वाश की पेशकश की और जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरे साथ छड़ियाँ बदलने की पेशकश की। वो अपनी आखिरी कोशिश की नाकामी के बाद दोबारा काम पर वापस आ गया और मुझे पूरे जिस्म पर टांगों तक छुड़क दिया। मेरे एहतिजाज के बावजूद मेरे बालों को चमकाया और काफ़ी मिकदार में उन्हें जड़ों से रगड़ कर निकाल दिया। फिर बाकी बालों को कंघी और ब्रश किया, पीछे से उन्हें जदा किया और फिर हमेशा की तरह अल्टे कॉस की शक्ल में मेरे माथे पर बालों को चिपका दिया। फिर जब वो मेरी पतली भन में कंघी कर रहा था और उन्हें पोमीद से आलूदा कर रहा था, उसने अपने चूऊंस वाले स्याह और सुनहरी टीरियर के कारनामों का जिक्र किया, यहाँ तक कि मैंने दोपहर के लिए सीटी की आवाज़ सुनी और मुझे पता चला कि मैं ट्रेन के लिए 5 मिनट देर से हूँ। फिर उसने तौलिया छीन कर मेरे चेहरे पर हल्का सा ब्रश किया, फिर दोबारा अपनी कंघी को मेरी भनों में से गुजारा और खुशी से कहा, अगला। इस बार्बर का 2 घंटे बाद अपोप्लिक्स से इंतकाल हो गया। मैं उसकी मौत के बाद बदला लेने के लिए एक दिन इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसकी तदफीन में शिरकत करने जा रहा हूँ।